अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीवीटी के बारे में। डीवीटी का मतलब है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप गहरे को कहते हैं, वेन वेन आपको पता है, थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस कहते हैं प्लेक प्लेक का बन जाना, क्लॉट का बन जाना। असल में नाम से पता चलता है, यानी हमारे डीप वेन में थ्रोम्बस का बन जाना, हमारे डीप वेन में क्लॉट्स का बन जाना। तो जब भी हमारे डीप वेन में क्लॉट्स बनते हैं तो इसको हम कहते हैं डीवीटी, यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस को कहा जाता है। अच्छा, ये क्लॉट बनता कहाँ पर है? ये अमूमन हमारे पाँव में, खास तौर पर जहाँ पे काफ मसल्स होते हैं, इस काफ मसल्स के एरिया में, यहाँ पे जो डीप हमारे पास एक वेन है, इस वेन में थ्रोम्बस बन जाता है। तो जब भी इसके अंदर थ्रोम्बस बनता है तो वहाँ पे खून हमारे दिल तक सही तरीके से नहीं जाएगा और उस वेन से खून सही तरीके से पास नहीं होगा। जब खून सही तरीके से पास नहीं होगा तो इस तरह के पेशेंट को पेन होगा, इस तरह के पेशेंट को क्या होगा? पेन होगा। और साथ साथ पेन के साथ साथ इस तरह के पेशेंट को स्वेलिंग होगी, यानी एडिमा हो सकता है। क्या हो सकता है? एडिमा हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। और इस एरिया में जहाँ पे थ्रोम्बस बना हुआ है, बाकी एरिया पे खून नहीं जाएगा सही तरीके से। जब खून नहीं जाएगा तो उस वो जो एरिया है वो डिसकलरेशन शो करेगा। क्या होगा? डिसकलरेशन होगा, यानी डिसकलरलेस होगा। बाकी एरिया के निस्बत ये जो एरिया है ये डिसकलर होगा। इसलिए तो आपके डॉक्टर्स जब भी हिस्ट्री लेते हैं तो सबसे पहले वो फिजिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो फिजिकल एक्सप्लेनेशन में वो आपसे पेन का तो आप खुद बताओगे कि पेन है, और साथ साथ वो स्वेलिंग चेक करेंगे, एडिमा चेक करेंगे और डिसकलरेशन शो करेंगे। आपके डॉक्टर्स डिसकलरेशन की देख लेगा आपके स्किन के ऊपर, जो कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस से बनता है। अब हम जानेंगे कि ये जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है ये क्यों होता है, क्या ऐसा वजह है। ये जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है ये जेनेटिकल भी है, यानी ड्यू टू इनहेरिटेड, जो हमारे पास है जेनेटिक, हम कहते हैं जेनेटिकल, जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। क्योंकि हमारे अंदर जो प्रोटीन फैक्टर्स हैं वो उसकी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जब प्रोटीन फैक्टर्स की डिसऑर्डर हो जाएंगे तो हमें पता है क्लॉट्स बनेंगे। तो क्लॉट्स बनेंगे तो वो खास तौर पर आपके डीप वेन को अफेक्ट करेंगे, तो इसको कहते हैं डीवीटी, यानी डीवीटी की चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर आप जेनेटिकल फैक्टर्स। और ये चांसेस उस वक्त और ज़्यादा हो जाते हैं अगर इसके साथ और रिस्क, जैसे कि प्रेगनेंसी, अगर इसका और रिस्क इसके साथ कंबाइन होंगे तो ये फैक्टर जेन थ्रोम्बोसिस की जो चांसेस है रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो पहला हमारे पास क्या है? जेनेटिकल काज। दूसरा हमारे पास क्या है कि ऐसे पेशेंट, ठीक है, जो रेस्ट पे हो, ठीक है, लॉन्ग टाइम पे, खास तौर पर बेड रेस्ट पे जो पेशेंट्स होते हैं लॉन्ग टाइम तक, 1 महीने 2 महीने तक के, तो उनमें असल में एक तो बेड सोर पे हो सकता है, वो तो हमें पता है। जो पेशेंट्स बेड पर हो तो उसको बेड सोर पे हो सकता है, उसकी मसल डिस्ट्रोफी हो सकता है, और साथ साथ ये जो डीवीटी है यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस की चांसेस भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका जो पेशेंट है वो क्या करेगा, वो इस मसल्स को यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मसल्स हमारे पास जब यूज नहीं होंगे तो ये कंट्रैक्ट नहीं होंगे। तो जब ये मसल्स कंट्रैक्ट नहीं होंगे तो साथ पड़े हुए जो पेन है उसके ऊपर प्रेशर लगेगा। तो जब इसके ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा तो क्या होगा, नॉर्मली तो ये होता है कि प्रेशर लगता तो खून ऊपर की तरफ मूव करता, क्योंकि ये भी हेल्प करता है। जो काफ मसल हमारे पास है ये इसकी हेल्प करता था ताकि खून ऊपर की तरफ हमारे दिल तक जाए। तो अब खून की सर्कुलेशन डिस्टर्ब, जब खून की सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगी तो हमें डीवीटी की चांसेस हमारे अंदर हो सकते हैं। तो हमने कहा कि रेस्ट की वजह से वो पेशेंट जो रेस्ट पे हो, वो पेशेंट जो पैरालाइज्ड हो, जो पेशेंट पैरालाइज्ड होंगे तो आपको पता है वो लॉन्ग टाइम बेड रेस्ट पे होंगे। तो जो पेशेंट लॉन्ग टाइम बेड रेस्ट पे होंगे तो उनको डीवीटी के चांसेस उनमें हो सकते हैं। समझ गए? अच्छा, और अगर इंजरी भी हो, क्या भी हो, इंजरी, और ये इंजरी क्या करेंगे, आपके वेन को अफेक्ट करेंगे, आपके वेन को अफेक्ट करेंगे, आपके वेन को डैमेज करेंगे। तो वेन के बाद वहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो क्लॉटिंग फैक्टर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उसकी वजह से, ठीक है, अगेन ये जो डीवीटी का मसला है यानी ये हो सकता है। और साथ साथ हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, जो कि बहुत खतरनाक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म
यानी हमारे लंग्स में, वहाँ पर जाकर ये जो एम्बोलाई है ये हमारे लंग्स में जाकर हमारे लंग्स के वेन को क्लोट करेगा। तो हमारे लंग्स के वेन अगर क्लोट हो जाए तो तब भी ये बहुत खतरनाक है। तो उस वक्त आप अपने जल्दी डॉक्टर के पास जाओ। जब भी आपको ये सिम्टम्स महसूस हो, यानी रिपीट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर हो, अगर आपके सांस एकदम बंद हो रहा हो, ठीक है, आपके सांस लेने में दुश्वारी हो, तो आप डॉक्टर के पास जाए। तो जो क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है। और दूसरी बात, अगर आपको चेस्ट पेन हो तो इस कंडीशन में चेस्ट पेन भी हो सकता है। और ये चेस्ट पेन उस वक्त ज्यादा होगा जब आप कफिंग करो, यानी जब आप खांसो, या अगर आप सांस अंदर लो, और साथ साथ में और क्या होगा, फेंटिंग हो, आपको डिजीनेस हो, आपका सर चकरा, आपका सर हल्का पड़ेगा, लाइट हेडेडनेस जिसको कहते हैं, आपका सर हल्का पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में अगर आपका सर हल्का हो जाए, या आपको फेंटिंग और डिजीनेस हो, सर चकरा हो, ठीक है, या आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, या आपके चेस्ट में पेन है, तो अपने डॉक्टर के पास जाओ। क्योंकि हो सकता है आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस उस वक्त ज़्यादा होते हैं जब आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी एम्बोलस बना। तो एम्बोलस कहीं भी जा सकता है। मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हो तो वो इस वेन को डैमेज करे। जब वेन डैमेज होगा तो उस वेन से आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो आपके सर्कुलेशन में कहीं भी जा सकते हैं। और अगर लंग्स तक जाता है तो लंग्स यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज कर सकते हैं, तो जो कि बहुत फैटल है, जो कि जानलेवा है। तो इस सिचुएशन में अपने डॉक्टर के पास जाना है। तो पहला जो क्लास था हमारे पास वो रिस्क फैक्टर्स था। हमने कहा था जेनेटिकल भी हो सकता है, हमने कहा ब्रेस्ट की वजह से भी हो सकता है, हमने कहा इंजरी की वजह से भी हो सकता है। और अब हम जब प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में भी ये हो सकता है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान जब बच्चा पैदा हो रहा हो तो आपके इस हिप रीजन पे प्रेशर पड़ता है, आपके पाव के रीजन पे क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। तो उस प्रेशर से आपको डीप वेन जो थ्रोम्बोसिस है उसके चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और उस कंडीशन में अगर उसको पहले से जेनेटिकल या इनहेरिटेड जो क्लॉटिंग फैक्टर्स डिसऑर्डर्स अगर वो पहले से हो तो ये दोनों चांसेस, यानी दोनों रिस्क फैक्टर्स कंबाइन होकर इस डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस को और बढ़ा दें, ठीक है। अच्छा, वो पेशेंट जो क्या हो, जो पिल्स ले रहे हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स, ठीक है, या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रहे हैं, जो बर्थ कंट्रोल वाली जो दवाई ले रहे हैं उनमें भी ये चांसेस ज्यादा है। वो पेशेंट जिसको कैंसर हो उन पेशेंट में भी ये चांसेस ज्यादा है जिनको कैंसर हो, क्योंकि ऐसे सब्सटेंसेस कैंसर में रिलीज होते हैं जो कि डीप वेन जो कि थ्रोम्बस खास कर सकते हैं। तो वो पेशेंट जिसको कैंसर हो, वो पेशेंट जो पिल्स ले रहा हो, बर्थ कंट्रोल वाली पिल्स, ठीक है, तो उनमें भी ये मसला हो सकता है, ठीक। और वो पेशेंट जो सिटिंग पोजीशन में, वो पेशेंट जो सिटिंग पोजीशन में लॉन्ग टाइम तक, खासतौर पर ड्राइवर, उनमें क्या होता है, उनमें अगेन जो आपका काफ मसल्स है वो काफ मसल्स वो लोग यूज नहीं करेंगे। जब काफ मसल्स यूज नहीं होगा तो उसमें कंट्रैक्शन नहीं होगा। तो जब कंट्रैक्शन नहीं होगा तो अगेन क्या मसला हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। और वो पेशेंट जिनको हार्ट फेलियर हो, जिनका दिल सही काम नहीं कर रहा, हार्ट फेलियर हो, तो उनमें भी चूंकि खून सही तरीके से आपकी बॉडी तक नहीं जाएगा, जब खून सही तरीके से आपकी बॉडी तक नहीं जाएगा तो तब भी ये डीवीटी यानी थ्रोम्बस बनने की चांसेस हो सकता है, ठीक है। तो ये थ्रोम्बस खासतौर पर पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये भी हो सकता है, समझ गए। अच्छा, उसके बाद वो लोग जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनमें भी ये चांसेस ज्यादा है, क्योंकि स्मोकिंग से आपके वेन की इलास्टिसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, और जब इलास्टिसिटी डिक्रीज होगी तो सर्कुलेशन कम पड़ेगा, ठीक है, सर्कुलेशन कम होगा। और साथ साथ में जो प्रोटीन फैक्टर्स उनको भी डिस्टर्ब करेगा। जो स्मोकिंग है आपकी जो प्रोटीन फैक्टर्स जो नॉर्मली ब्लड क्लॉट हो रहा होता है उनको डिस्टर्ब करता है, यानी सर्कुलेशन के ऊपर इनडायरेक्ट इसका इनका इफेक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और वो शख्स जो कि ओबेस है यानी ओबेसिटी की वजह से भी डीप वेन यानी थ्रोम्बस बनने के चांसेस
ज़्यादा है। जो लोग ओबेस हैं उनमें भी ये चांसेस ज़्यादा है। तो ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स थे जिनकी वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। और फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस से क्या हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। या डीप वेन थ्रोम्बोसिस अगर किसी को हो तो उसको पोस्ट थ्रोम्बिक या थ्रोम्बिक क्या हो सकता है, सिंड्रोम। पोस्ट थ्रोम्बिक सिंड्रोम भी हो सकता है। तो पोस्ट थ्रोम्बिक सिंड्रोम में ये चीजें हैं, जैसे मैंने बताया था, ये स्वेलिंग होगा, एडिमा होगा, डिस्कलरेशन होगा। थ्रोम्बस बनने के बाद ये हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन है, या तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, या तो हमारे पास ये होगा, या तो हमारे पास क्या होगा, पोस्ट थ्रोम्बिक सिंड्रोम हो सकता है। अच्छा, आपके जो डॉक्टर्स वो उसको कैसे पता चलेगा कि आपको ये, वो आपसे हिस्ट्री लेंगे, वो आपको फिजिकली एग्जामाइन करेंगे, वो देखेंगे कि कहाँ पर रेडनेस है, कहाँ पर डिस्कलरेशन है, या कहाँ पर स्वेलिंग है, ठीक है, कहाँ पर पेन है, कहाँ पर टेंडरनेस है, ये सब कुछ आपके डॉक्टर्स देख कर, ठीक है, वो अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। फिर वो आपको टेस्ट के बारे में बताएंगे, खासतौर पर आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में बताएंगे। अल्ट्रासाउंड ये है कि अल्ट्रासोनिक वेव पास करेंगे, वो जो ट्रांसड्यूसर अल्ट्रासाउंड के अपने आप में रिपोर्ट, ठीक है, जिस एरिया को पेन है उस एरिया पे क्या रखेंगे, अल्ट्रासाउंड की ट्रांसड्यूसर रखेंगे, तो वो वेव पास करेंगे और ये वेव जाकर इस थ्रोम्बस से टकराएंगे, वापस आएंगे। तो जब वापस आएंगे तो वहाँ पर हमें स्क्रीन में इसका इमेज बनेगा और आप वीडियोस भी बना सकते हैं, और उस वीडियोस में आप आसानी से थ्रोम्बस को या प्लेग को देख सकते हैं और आप बार-बार अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। बार-बार अल्ट्रासाउंड करने से ये है कि डॉक्टर्स देखते हैं कि थ्रोम्बस तो बड़ा तो नहीं हुआ या कोई और थ्रोम्बस तो नहीं बनेगा, तो उनको देखने के लिए बार-बार अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड एक सेफ तरीका है, आप बार-बार अल्ट्रासाउंड को सस्ता तरीका है, बार-बार आप अल्ट्रासाउंड से इसको डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक चीज़ है, एक चीज़ है कि आप ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में ये है कि जो इस थ्रोम्बस को डिसॉल्व करने वाले फैक्टर्स, इनको कहते हैं डी डाइमर, तो ये डी डाइमर की जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर डी डाइमर की वैल्यू इंक्रीज, इट मींस आपको थ्रोम्बस की चांसेस, ठीक है। एक हमारे पास होता है वेनोग्राफी, हम वेनोग्राफी भी करा सकते हैं। वेनोग्राफी यानी वेन को बकायदा उसकी ग्राफ करते हैं, उसको कहते हैं वेनोग्राफी। अच्छा, वेनोग्राफी में क्या है, आपके फुट में, मिसाल के तौर पर अगर ये आपका फुट है, ठीक है, यहाँ पर एंकल के रीजन में जो बड़ा डिप वेन है, या फुट के रीजन में जो डिप वेन है, यहाँ पर डाई रंग डालते हैं, डाई का मतलब है कलर, डाई इंजेक्ट कराते हैं, इंजेक्शन देते हैं, तो फिर ये डाई जाएगा इस वेन के अंदर, तो फिर जब आप एक्सरे करोगे तो एक्सरे में वो बाकायदा अच्छी तरीके से दिख जाएगा। फिर हम देखते हैं कि थ्रोम्बस बना है और कहाँ पर बना है, तो वो इस, लेकिन ये तरीका थोड़ा महंगा है, तो इसलिए क्यों हम अल्ट्रासाउंड करते हैं जो कि बहुत सस्ता है, तो अल्ट्रासाउंड से ऑलरेडी पता चल जाएगा। नहीं तो आप सीटी स्कैन भी करा सकते हैं, आप सीटी स्कैन से भी पता करा सकते हैं, आप एमआरआई से भी पता करा सकते हैं, ठीक है, एमआरआई से भी आप मालूम कर सकते हो कि इस प्रोटीन में थ्रोम्बोसिस है। तो ये सारे के सारे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जिनके थ्रू हम नेगेटिव को रूल आउट कर सकते हैं। अब हम इनके ट्रीटमेंट पे जाएंगे। ट्रीटमेंट पे क्या है, हम ब्लड थिनर ड्रग्स देंगे, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स हैं, ब्लड थिनर वाले ड्रग्स। खास तौर पर आपके जो डॉक्टर्स हैं वो आपको ये ड्रग 3 महीनों तक देते हैं, आपने इसको मुसलसल 3 महीनों तक लेना होगा। ये तो उस प्लेग को या उस थ्रोम्बस को तो ये डिसॉल्व नहीं कर सकता, यानी उसको ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन ये क्या है, बाकी जो आपके खून है, यानी बाकी जो थ्रोम्बस बन रहा है या जो क्लॉट बन रहा है उस क्लॉट से आपको बचाए, आपके खून को पतला रखे, आपके खून को क्या करेगा, पतला रखेगा, बाकी क्लॉट से भी आपको बचाएगा और इस क्लॉट के साइज के बढ़ाने से भी आपको बचाएगा। तो इसलिए हम ब्लड थिनर दें, खास तौर पर हेपरिन। हेपरिन तो कुछ महीनों तक या कुछ दिन तक आप हेपरिन की इंजेक्शन भी लगा सकते हो, इन्फ्यूजन, फिर उसके बाद आप टैबलेट करेंगे,
टेबलेट क्या है, वारफेरिन, यानी वारफेरिन दिया जाता है। और ये जो ड्रग्स है ये अपने डॉक्टर से पूछ के लेने होंगे, क्योंकि अगर आप ये ज़्यादा लोगे, इसका डोजेज अगर ज़्यादा होगा तब भी आपका खून पतला होगा, और जब खून पतला होगा तब भी मसला होगा। ठीक है, या आपके नाक से खून आ सकता है, यानी मसला हो सकता है। ठीक है, आपको और कॉम्प्लिकेशन, इसलिए आपके जो डॉक्टर है वो एक खास मकदार आपको डोजेज दें कि आपने ये 3 महीनों तक लेना हो, ताकि आप बाकी जो थ्रोम्बस है उससे बच सकें। तो ये देते हैं। और क्या कहते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक कुछ ड्रग्स होते हैं वो भी देते हैं, लेकिन ये सीवियर कंडीशन में। थ्रोम्बोलाइटिक जो हमारे पास ड्रग्स होंगी ये सीवियर कंडीशन में। क्यों? क्योंकि इससे सीवियर ब्लीडिंग हो सकता है। वो पेशेंट जो मर रहा है, ठीक है, जिसके जान जो है खतरे में, उनको फिर ये करा सकते हैं, ये कैथेटर के थ्रू भी जाकर डालते हैं, ठीक है, ऐसे भी देते हैं। तो ये थ्रोम्बस को तोड़ सकते हैं, इसको कहते हैं थ्रोम्बोलाइटिक, यानी थ्रोम्बस को तोड़ने वाले ड्रग्स। तो ये देते हैं, समझ गए? या आपके डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको ऐसा स्प्लिंट देते हैं, ठीक है, जो कि आपके पाव को ऐसे क्लोज करता है, ठीक है, प्रेशर वाला स्प्लिंट्स देते हैं जो इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। और ये आपको कम से कम अगर पॉसिबल हो तो आप 3 इयर्स तक ये स्प्लिंट आपने पहनना है, आपके फुट से लेकर आपके नी तक ये स्प्लिंट है, यानी यहाँ से फुट से लेकर आपके नी तक टाइट वाले स्प्लिंट्स होंगे। ये स्प्लिंट्स क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, तो प्रेशर से होगा आपके खून की जो सर्कुलेशन है वो भी बढ़ जाएगा, और आपको इस चीज़ों से रिलीफ मिलेगा, यानी स्वेलिंग स्वेलिंग भी खत्म होगा, एडिमा भी खत्म होगा, और बाकी जो पेन वगैरह, यानी हम जो कह रहे थे पोस्ट ट्रॉम्बिक जो सिंड्रोम है, इससे आप बच सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखिए। वो पेशेंट्स जो ब्लड थिनर नहीं दे सकता, ठीक है, उनको फिर क्या है, उनको फिल्टर लगाना है। फिल्टर से ये है कि जो फ्लूइड वगैरह उनको फिल्टर करेगा, ताकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म से हम बच सके और ये क्लॉट बाकी एरिया तक ना जाए। तो वो आपके वेन में क्या फिट करेंगे, आपके वेन में फिल्टर फिट करेंगे, तो वो फिल्टर आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बचाए, यानी बाकी कॉम्प्लिकेशन से बचाए। तो इसको कहते हैं डीपीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो इनके मैंने कासेस भी आपको बताया, इनके सिम्टम्स भी मैंने आपको बताया, इनके कॉम्प्लिकेशन भी मैंने आपको बताया, और जो ड्रग्स वगैरह है वो भी